अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चलें न्यूज़ की तरफ। आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे एक बार फिर हमास की, एक बार फिर इज़राइल की और लेकिन उसके साथ-साथ भारत और कतर की भी। जी हाँ, भारत और कतर का ज़िक्र यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि कतर ने अभी 1 दिन पहले जो है वो अनाउंस किया कि जो 1 साल से तकरीबन 1 साल से तकरीबन 8 जो है वो नेवी ऑफ़िसर्स यानी जो फॉर्मर नेवी ऑफ़िसर्स हैं, उनको कतर ने जो है वो अरेस्ट किया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जी वो इज़राइल के लिए किसी किस्म का काम कर रहे हैं या उनको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था और 1 साल से ये लोग जो है वो जेल में थे। यानी कि कतर की जेल में थे और अब जो है जब से इज़राइल और हमास के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है, लड़ाई जंग शुरू हुई है, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत ने साथ दिया है इज़राइल का। भारत ने ये और बात है कि भारत ने जो है वो कुछ सामान यानी मदद करने के लिए फ़लस्तीन भी भिजवाया है, लेकिन हमास का साथ हरगिज़ नहीं दिया है। हमास का साथ ना देकर इज़राइल के साथ हमदर्दी दिखाई है और शायद इसी वजह से कई गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो भारत से बहुत नाराज़ नज़र आती हैं, जिनमें कि कतर भी शामिल है। और शायद यही रीज़न है कि कतर ने एकदम से जो है उनके जो 8 नेवी ऑफ़िसर्स अरेस्ट किए थे, उनको जी सज़ाए मौत, जी हाँ, उनको फांसी की सज़ा या उनको सज़ाए मौत के लिए जो है वो जी अनाउंस कर दिया है। अब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? यकीनन कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा, कोई उनसे बात की जाएगी, हो सकता है डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर जाएँ, बात करें या फिर किसी भी तरीके से जो है इस स्टेप को कतर को करने से रोका जाएगा। एक क्लिप हम देखते हैं और फिर हम बात करते हैं। बैकग्राउंड है, लेकिन क्या लगता है कि इनको सजाए मौत दी जाएगी? तो मेरे को ये बिल्कुल नहीं लगता कि इनको सजाए मौत दी जाएगी। ये पिछले 1 साल से कतरी जेल में बंद हैं। शरिया कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करी गई। हम सबको मालूम है कि शरिया कानून किस तरीके से चलते हैं और अब ये भारत को और कुछ नहीं, नेगोशिएटिंग टेबल पर लेके आना चाह रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर भारत से इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और हमास के साथ कुछ युद्धबंदी या कुछ रियायतें ली जाएंगी, जिससे कि गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन टल सके या ना हो। पहली 3 इजराइल हमास जंगों में भी, इनफैक्ट 4 अगर 2021 की रॉकेट के तबादले को जंग कहा जाए तो हमास और इजराइल के बीच में अगर शांति स्थापित करने में कोई कामयाब रहा था तो वो कतर रहा था। तो ऐसे में हो सकता है कि भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाए और इजराइल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, क्योंकि अमेरिका ऐसा करने वाला नहीं है। अमेरिका की सिचुएशन अलग है। तो भारत की यहाँ पर पूछ कुछ फंसी नजर आती है और भारत भारत पर दबाव बनाकर कहीं इस तरीके की कोई कार्रवाई करवाई जा सकती है। और क्योंकि भारत के अच्छे संबंध, जैसे मैंने बोला, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हैं, तो ये सारा का सारा जो खेल है, इसको समझते हुए मेरे को ये नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ द डे इन भूतपूर्व नौसैनिकों को फांसी होगी। लेकिन हाँ, भारत की डिप्लोमेसी काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगी, काफ़ी दबाव में रहेगी और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती भी है। तो ये था मेरा एक जी, तो ये थे कर्नल दानवीर जो बता रहे थे कि यकीनन भारत की जो डिप्लोमेसी है और उस पे यकीनन जो है एक तरह का बोझ आएगा, एक तरह का स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा और इसमें से निकल गए अगर, तो बहुत कुछ जो है वो दुनिया को भी सीखने को मिलेगा। ना सिर्फ ये कि भारत को किस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है, बल्कि बाकी दुनिया को भी बहुत कुछ इनसे जो है वो सीखने को मिलेगा कि जी हम अगर इस तरह की सिचुएशन में आ जाए तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।
اور जाके बात करनी है बिल्कुल ये हो सकता है कि जैसे कि कर्नल दानवी बात कर रहे थे कि इन लोगों को यानी कि में जो लोग हैं या भारत की गवर्नमेंट को जो है वो बातचीत के लिए तैयार किया जा रहा हो ताकि वो इजराइल का साथ ना देकर हमास के लिए भी जो बात की जा रही है या उनके अगेंस्ट जो बात की जा रही है उससे थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि हमास जो है उसको सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और इस वक्त जो हम ये देख रहे हैं कई कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के साथ हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं वो हमास के साथ हैं, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। और अब अगर इस तरह का प्रेशर भी डाला जा रहा है कंट्रीज के ऊपर, खास तौर पे भारत के ऊपर, कि वो जी अपनी राय या अपनी जो हमदर्दी है या अपना जो ओपिनियन है वो इजराइल के लिए ना रख के हमास के लिए रखें, तो मेरे ख्याल ये बहुत गलत है। हम एक बार फिर आपको एक वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इसमें जी आप सबके हमारे जाने पहचाने साजिद तारड़ साहब, और वो भी इसी इशू के ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम सुनते हैं कि तारड़ साहब क्या कह रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर जो कि धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पे के लिए काम कर रहे थे, वहां पे कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। आपने देखा होगा कि इन सऊदी अरेबिया बिलखसूस पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है काफी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी। जी, और ये थे साजिद तारड़ साहब जो कि बिल्कुल वही बात कर रहे थे तकरीबन जो कि कर्नल दानवीर ने की, कि नहीं लगता कि बात इतनी आगे तक बढ़ेगी और कतर जो है इन लोगों को जो है वो फांसी की सजा दे सकेगा, देना भी नहीं चाहिए। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत आगे की तरफ जा रहा है अपनी खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी को लेके, इकोनॉमी तो चले है ही, लेकिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसके लिए हम हमेशा पाकिस्तान को कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। तो या पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि उस लिहाज से पाकिस्तान काफी वीक है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाता। लेकिन बहरहाल इंडिया जो है या भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी इंडिपेंडेंटली लेके आगे बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है कई लोगों की नजरें होंगी और कई लोग इसको रोकने की भी कोशिश कर रहे होंगे। और उन्हीं में से एक स्टेप हमें ये भी लगता है कि शायद अब इस तरह से जो है कतर में जो मौजूद हैं इंडियंस, उनको लेकर बात की जा रही है और इस तरह से सजा एकदम से अनाउंस कर दी गई है। लेकिन यकीनन टेबल पे लाया जाएगा, नेगोशिएट किया जाएगा, बातचीत होगी और उसके बाद ही आगे की तरफ बात बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा रोशन चांसेस ये हैं कि भारत अपने लोगों को बचा लेगा और उनको इस तरह की सज़ा नहीं होने देगा, क्योंकि जैसे कि तारड़ साहब ने भी कहा कि एक मामूली सी चीज़ है, अगर देखा जाए कि ठीक है मामूली ना भी समझे, जासूसी चले, अगर कोई कहे कि जी बड़ी हमारी कोई खबर लीक कर दी, वो कर दी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मौत की सजा जो है वो इस तरह से नहीं दी जाती। लेकिन अब देखते हैं कि ये चीज कैसे आगे जाएगी और किस तरह से भारत इस प्रॉब्लम में से निकलेगा, या भारत की गवर्नमेंट इस चीज को किस तरह से
हैंडल करेगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और जी बिल्कुल हम अगर ये भी कहेंगे कि जी पाकिस्तान में भी इस खबर को बहुत सुना जा रहा है, पाकिस्तान में भी इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस किस्म की सिचुएशन किसी के भी साथ पड़ सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि डिप्लोमेसी अगर हम देखें, या अगर हम ये देखें कि दोनों मुल्कों के टर्म्स जो है, कतर और भारत के टर्म्स जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे इस बात से, वो सज़ा पूरी हो या ना हो। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है उसमें ये ज़रूर कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इस बात के हैं कि ये सज़ा ना हो। लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज के जो टर्म्स हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें जी पीआईए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो हम आपको पहले भी बताते रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। अब बताया ये जा रहा है तकरीबन 8 कमर्शियल बैंक्स, जी हाँ, जो 8 कमर्शियल बैंक्स हैं पाकिस्तान के, उनसे कहा गया है कि वो जी पीआईए को कुछ पैसा दें, कुछ लोन दें, जिससे कि पीआईए ऑपरेट हो सके। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज भी तकरीबन 58 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि पीआईए की कैंसिल हुई हैं। पीआईए के पास बजट बिल्कुल नहीं है एयरलाइन को चलाने के लिए। अब ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, या फिर ये इत्तेफाकन हो रहा है, या वाकई में पीआईए की हालत इतनी खराब है कि वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि कोई भी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर सके। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत दिनों से ये बात की जा रही है, बहुत टाइम से ये बात की जा रही है कि पीआईए को प्राइवेटाइज करना है। वैसे तो पाकिस्तान के इदारे एक एक करके, बहुत से इदारे ऐसे जो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, और अब सबकी नजरें यकीनन पीआईए के ऊपर है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो या जो भी करता धरता है। जाहिर है कि हर इदारे का जो चीफ होता है वो तो हमारे आपको मालूम ही है कि रिटायर्ड ऑफिसर ही होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है, लोगों का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, यानी वो भी गवर्नमेंट जो है उसको भी बेच देगी, कोई प्राइवेट कंपनी खरीद लेगी, उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन यकीनन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए तो यकीनन एक नुकसान होगा, जिसको अगर वो समझ सकें या समझना चाहें तो समझ सकते हैं। लेकिन ये कि दुनिया में जो लोग पीआईए इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के लोग, उनके लिए बेहतर ऐसा हो जाएगा कि यकीनन फिर फ्लाइट्स मिलने लगेंगी, फ्लाइट्स चलने भी लगेंगी। और जो लोग, मगर इस वक्त जो लोग ऑलरेडी पीआईए का टिकट खरीद चुके हैं, उनको अगर गवर्नमेंट ये बता दे कि वो कहाँ जाके कौन सी दीवार पे अपना सर मारें, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो उन बेचारों के पैसे भी फंसे हुए, ना पैसा वापस मिल रहा है और ना ही फ्लाइट चल रही है। इस पे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब जी, आप देख रहे हैं इनके पास कुछ इनके पेट हैं, कुछ पीछे आपको घोड़े छोड़े नजर आ रहे हैं। जी हाँ, शेख रशीद साहब अपने फार्म हाउस पहुंच गए। वैसे लोगों का भी खूब है जी, जब टेंशन होती है तो हमारे बड़े लोग जो है वो फार्म हाउस पे चले जाते हैं, और जो गरीब है उनके पास फार्म हाउस तो क्या, हाउस ही नहीं होता, और वो बेचारे ऐसे ही परेशान घूमते रहते हैं सड़कों पे। लेकिन खैर, शेख साहब जो हैं वो एक बार फिर अपने फार्म हाउस पहुंच चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई ले जाए उनको, और फिर 40 डेज का चिल्ला क्या वो काट रहे थे, वो काटने के लिए फिर उनको वहीं पहुंचा दिया जाए। बात हम करेंगे एक बार फिर इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन के लिए बाहर आ जाएंगे, टिकट खुद तकसीम करेंगे। जी हाँ, ये जो है इमरान खान साहब के जो लॉयर हैं आजकल, उनका ये कहना है। बिल्कुल जी, और ऐसा होना भी चाहिए कि जो इमरान खान साहब हैं उनको बाहर आ जाना चाहिए इलेक्शन से पहले। और साथ साथ ये भी है कि इलेक्शन के टिकट वो खुद ही बांटे, ताकि इमरान खान साहब किसी का नाम ना लगा सकें। मगर जी उनके लॉयर जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनका भी यही कहना है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कब होंगे, अगर लतीफ़ खोसा साहब ये भी बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल ये जिक्र उन्होंने नहीं किया कि आखिर इलेक्शन होने कब जा रहे हैं। मगर हम जैसा कि आपसे बात कर ही रहे हैं, तो हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में जो है, क्योंकि डॉलर ज़रा सस्ता हुआ है, तो डॉलर सस्ता होने से जो है जी जो गाड़ियां हैं, अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहे तो जी उनको जो तकरीबन 13 लाख की हद तक जो है वो डॉलर की कमी की वजह से कई गाड़ियां होंडा और टोयोटा जो है वो सस्ती हुई है, और उनमें 13 लाख का भी फर्क बताया जा रहा है कुछ गाड़ियों में। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहे, खैर मैं अपनी बात नहीं करी, मैं यही ढूंढ रही हूँ कि आखिर ये टोयोटा वालों को सूझी क्या। उनकी एक न्यूज़ और थी मेरे पास, लेकिन
یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جی ہونڈا یا ٹویوٹا دونوں کمپنیز کی گاڑیوں میں تقریباً 13 لاکھ اور اس سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈالر ریٹ ہے وہ آرٹیفیشل طور پہ کم کیا گیا ہے، لیکن اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ڈالر دوبارہ وہیں چلا جائے گا، یعنی کہ 300 کراس کر جائے گا، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ہم نے ایک بار جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی دیکھا تھا کہ ڈالر ریٹ کو کافی دن تک جو ہے ایک ہی جگہ پہ رکھا گیا، کافی کم رکھا گیا ڈالر ریٹ کو، لیکن اس کے بعد ایک دم سے ڈالر ریٹ جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ افغان سٹیزنز جو پاکستان سے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے کہ وہ اپنی کنٹری میں جو ہے وہ ڈالر نہیں لے جا سکتے۔ پاکستان سے جاتے ہوئے کوئی بھی ڈالر کسی بھی قسم کا یا کتنی بھی تعداد میں یا مقدار میں یا کوانٹٹی میں یا جو مرضی سمجھ لیجئے کہ وہ ڈالر جو ہیں وہ وہ پاکستان سے افغانستان نہیں لے جایا جا سکتا۔ اگر کچھ لے جا سکتے ہیں تو وہ صرف 50,000 روپیز لے جا سکتے ہیں، اور وہ کرنسی وہ بھی افغان کرنسی، پاکستانی کرنسی نہیں۔ ویسے پاکستان کرنسی کا انہوں نے کرنا بھی کیا، لیکن وہ افغان کرنسی لے جا سکتے ہیں 50,000 تک کی، اور باقی جو پیسہ ان کا یہاں رہ جائے گا شاید وہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن کیش کی صورت میں وہ صرف افغان کرنسی ہی لے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 50,000 تک۔ یہ بات کی گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ بھی وہ گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، جس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، جس کو پرمیشن نہیں ہے کچھ کرنے کی سوائے الیکشنز کروانے کے، لیکن وہ اس قسم کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ کبھی تو وہ افغانستان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اپنی کنٹری میں چلے جاؤ، اور کبھی وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی کرنسی لے جا سکتے ہیں اور اتنی کرنسی نہیں لے جا سکتے۔ اکتوبر 31 تک کا ٹائم دیا گیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ تب تک یہ تمام جو افغان سٹیزنز ایلیگل رہ رہے ہیں ان کو یہ نکال پائیں گے۔ جتنے لوگ اس وقت KPK میں ہیں یا جتنے لوگ اس وقت اسلام آباد میں اور دوسری جگہ پہ موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ افغان سٹیزن اس وقت کراچی میں ہیں، اور وہاں سے بھی ان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا کر سکیں۔ معلوم نہیں ان کو کس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ آپ یہ کام شروع کر دیجئے، اور اس طرح سے جو ہے ملک میں جو ہے وہ کیا رک جائے گا کہ ٹیررزم رک جائے گی، لیکن ٹیررزم روکنے کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ پکڑ کے افغان سٹیزنز کو باہر نکال رہے ہیں۔ اس کی جواب میں یقیناً جو TTP ہے یا اور دوسرے افغان سٹیزنز ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی یقیناً گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ بات ہم کریں گے ایک بار پہ نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو بڑی حفاظت سے رکھا گیا ہے، اور یقیناً یہ پہلے سے اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہ اب اگلے یعنی کہ نیکسٹ جو الیکشنز ہوں گے اس میں نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر آف پاکستان بن کے آ رہے ہیں۔ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، وہ اور ان کے بھائی ایک ساتھ کہیں نہ جائیں، ان کے بھائی یعنی کہ شہباز شریف صاحب ایک ساتھ کسی جگہ ٹریول نہ کریں، یہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو یہاں پہ بلی کا بکرا بنانے کے لیے تو نہیں لایا گیا؟ ویسے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عام سٹیزن سے لے کر پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، سبھی کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ایسے میں نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ جو بتایا جا رہا ہے اس پہ خاص میرے خیال جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے اور سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔